हेलो स्टूडेंट्स, हाय। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मैरिज टॉपिक से। जो विवाह आपका टॉपिक है, आपका सोशियोलॉजी का टॉपिक है और आपके जो सिलेबस में है इसमें से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं लाइक आपसे डॉरी रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या टाइप्स ऑफ मैरिज से पूछ लिए जाते हैं, या कुछ सोशल जो भी आपके समझ लीजिए सामाजिक मुद्दे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक रिवीजन हम कर ही रहे हैं टॉपिक वाइज। तो मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस को बताने की कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है, ये किसका कथन है? यहाँ पर बात अभी आई है होम मैनेजमेंट की, गृह व्यवस्था की। तो आपको पता है व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट। ये बात किसने कही है कि एक व्यावहारिक विज्ञान है, मतलब एक बिहेवियरल साइंस है आपकी जो होम मैनेजमेंट है। आपके जो कोर्टजन है, कोर्टजन यहाँ पर कोर्टिजन एक गलत ये लिखा हुआ है, स्पेलिंग है यहाँ पर कोर्टजन। तो कोर्टजन ने आपके बोला है गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है टीजीटी में और डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप सारे डेफिनेशंस को याद कर पाएं। यहाँ पर आप अपनी समझ से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशंस होती हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, आपको हो भी नहीं सकते आप, क्योंकि इसको आप कहाँ तक याद करेंगे, ठीक है? फिर भी ये क्वेश्चन आया है तो मैंने इंक्लूड किया है कि आपको समझ रहा है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक समाज प्रणाली है, सामाजिक प्रणाली है। क्या है आपके? मित्र, संबंधी, पड़ोसी या सभी? ये पीजीटी में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। आपके जो सामाजिक प्रणाली है मतलब प्राथमिक सामाजिक प्रणाली, परिवार के चारों ओर आपकी फैमिली है, उसके चारों ओर सोसाइटीज में आपके कौन कौन लोग होते हैं? भाई ऑब्वियसली सभी होगा। आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं। तो ये सभी जो हैं आपके क्या हैं? ये आपके प्राइमरी सोशल सर्कल में आ जाते हैं, आपकी प्रणाली में आते हैं। इसके बाद आपका दायरा और बढ़ता चला जाता है। तो आपकी अगर सोशल फैमिली के अलावा पूछा जाए तो आपके ये सभी आते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। भारत में दहेज विरोध कानून कब लागू हुआ, या दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ? तो 1955 में, 1961 में, 1957 में, 1959 में। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 1961 यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो दहेज निरोधक अधिनियम था या जो आपके दहेज विरोधक कानून है वो 1961 में लागू हुआ था। और दहेज एक कैसी प्रॉब्लम है अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये एक सामाजिक समस्या है, ठीक है? ये एक सामाजिक समस्या, ये सोसाइटी में फैली हुई प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है स्टूडेंट्स। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो आप क्या जाएगा 1961 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक असर्शन है आपके सामने कि एक परिवार के इकोसिस्टम के दृष्टिकोण में, जो कि सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। कारण क्या है? कि व्यवस्थाओं के बीच एक समान या भागीदार बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। अब एक परिवार है, उसका इकोसिस्टम है, मतलब एक सिस्टम एक ऐसा है कि उसके बाद दूसरी चीजों का भी प्रभाव पड़ रहा है और वो उसको अलग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बाउंड्रीज के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाउंड्रीज मतलब एक बाउंड्री बन गई है हमारी फैमिली के चारों ओर। भाई दूसरी चीजें हमारी फैमिली को क्या करती हैं? इंटरफेस करती हैं, हमारी फैमिली पे अफेक्ट करती हैं। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं या दोनों बातें गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है? बाउंड्री बन जाती है आपके फैमिली का, एक इकोसिस्टम है, एक फैमिली का सिस्टम है, अन्य व्यवस्थाएं अगर उसमें आप दूसरी चीजों को अपनी फैमिली से अलग करते हैं तो आपने क्या बना दिया? अपनी फैमिली के चारों ओर एक बाउंड्री बना दी है, ठीक है? और अगर कोई उसमें आपके इंटरफेस करता है, कोई उसमें भागीदारी दिखाता है,
तो वो चीज़ ठीक है ना, बाहर से दूसरी चीज़ें आपकी फैमिली को इंटरफेस करेंगी या भागीदारी दिखाएंगी अपनी, तो वो आपको अफेक्ट भी करती है, आपके ऊपर प्रभाव भी डालती हैं। क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित विधानों को, ये विधान है, कानून है, लॉज हैं, उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित कीजिए। जो भी विधान है, तो कौन सा पहले आया है, कौन सा बाद में आया है, आपको वो लगाना है। तो देख लीजिए कौन कौन सी है। गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम है, दहेज निरोध अधिनियम है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ पे पढ़ाया हुआ है ना, उसमें ये सारे एक्ट पढ़ाए हुए हैं। वुमेन एम्पावरमेंट वाली वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी कराए हुए हैं, वो भी देखना मत भूलिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम है, अभी मैं फिर रिपीट करवा दूंगी वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये सारे लॉज हैं स्टूडेंट्स। या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, मतलब जो आपके वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनका यौन उत्पीड़न रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम। तो इन सबको आपको लगाना है लाइन से, ये आपको खुद से करना है, आपका होमवर्क है ये। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा, ए बी सी डी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप खुद से ये आंसर करेंगे, ठीक है। ये सारे और ये सब याद कर लीजिएगा, सब डेट सारी जितनी भी ईयर्स हैं इनकी, वो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। वुमेन एम्पावरमेंट वाली मेरी जो वीडियोस हैं उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समूह, कुल, वंश, गांव, सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? एक्सोगैमी है, एंडोगैमी है, हाइपोगैमी है या हाइपरगैमी है? आप अपने ही समूह में, अपने ही कुल में, अपने ही वंश में, अपने ही गांव में, अपनी सोसाइटी में ही विवाह कर रहे हैं, तो वो विवाह कौन सा है? एक बात और है, मैंने अभी तक मैरिज टॉपिक पढ़ाया नहीं है, इस बारे में आपसे बात नहीं करी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस कर सकूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स आपके आते ही हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि समूह, कुल, वंश, गांव में ही आप अपने जो आपका कुल है, आपका वंश है, आपका जो सोसाइटी है, आपकी जो जात पात है, उसमें अगर आप शादी करते हैं तो वो आपके एंडोगेमी होता है। सगोत्र विवाह बोलते हैं आई थिंक उसे, है ना, एंडोगेमी के नाम से जानी जाती है। तो ये आप ज़रूर एक बार क्रॉस चेक करेगा, और ये वैसे ठीक ही है आंसर, तो देख लीजिएगा। और ये टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट है, एक असर्शन है कि मानसिक रूप से अक्षम, मतलब जो लोग मेंटली परेशान हैं, मेंटली रूप से डिस्टर्ब्ड है, उन्हें चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह का कोई अधिकार नहीं है। असर्शन ऐसा कहता है। रीजन, क्योंकि वे लोग बच्चों को जन्म देने, उनका लालन पालन करने में अक्षम है। अब बताइए क्या ये बातें सही हैं, क्या ये बातें दोनों गलत हैं? ए सही है, आर गलत व्याख्या है, या ए गलत है, आर सही व्याख्या है? तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा हमारे लॉज में कहीं भी नहीं लिखा है, और ना सोसाइटी इसको तय कर सकती है कि जो लोग मेंटली रूप से रिटार्डेड हैं वो शादी नहीं कर सकते, या उनको बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है, या वो अपने बच्चों का लालन पोषण नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, उसे कहते हैं। देखिए रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं इसी टॉपिक से क्वेश्चन, इसलिए ये पढ़ा रहे हैं मैं आपको। अब देखिए कहीं नेट में पूछा गया है, कहीं आपके टीजीटी में पूछा गया है, कहीं आपके जीआईसी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। वह सामाजिक नियम एक ऐसा नियम है जिसमें आपको अपने समुदाय में ही विवाह करना है, तो कौन सा हो जाएगा? आपके एंडोगैमी हो जाएगा, है ना। एक्सोगैमी कौन सा हो जाएगा? जब आप अपने समूह, कुल, वंश के बाहर भी शादी कर सकते हैं, तो एंडोगैमी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्सोगेमी के कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे, मैं वो पढ़ाऊंगी, मैंने टॉपिक को पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाऊंगी। भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है? जो गर्ल्स की शादी की उम्र है वो क्या है? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स या 16 ईयर्स? तो आपको पता है 18 ईयर्स, ठीक है। 18 ईयर्स की जब लड़कियां हो जाती हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो शादी करने के लिए सही एज है उनकी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एज क्यों बताई गई है यहाँ पर, मैं
ये चीज नहीं कह रही हूँ कि 18 की हुई लड़कियां शादी कर ले, ये चीज नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है बाल विवाह, जो एक सामाजिक समस्या थी हमारे देश में और आज भी है, उसके लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है ना, तो आप लोग क्वेश्चन वाइज समझते चले कि मैम क्या कहना चाह रही हैं, कि भाई वो समस्या हमारे देश में है तो हमारे देश में बाल विवाह नहीं कर सकते, अपराध है बच्चों का शादी करना। जो मैक्सिमम एज है अकॉर्डिंग टू द लॉ वो 18 ईयर्स तय करी गई है गर्ल्स की, बॉयज की 21 ईयर्स। वो क्वेश्चन भी नेक्स्ट आपको मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत मतलब युद्ध के बाद जीत कर लाई जाती थी, वह विवाह कैसा कहलाता था? अब ये हमारे एंशियंट टाइम की बात हो रही है। असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसको आप आई थिंक राक्षस विवाह कहते हैं। असुर और राक्षस विवाह में आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असुर एंड राक्षस विवाह। चलिए मैं पढ़ती हूँ तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे राक्षस विवाह इन्होंने लिया है जब ये आंसर की आई थी, कि जिसमें युद्ध के बाद जीत कर लाई जाती थी लेडीज को। युद्ध हुआ, राजा मर गया, उसकी रानी को ले आए, तो वो राक्षस विवाह कहलाते थे, जहां पर कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना था। नहीं, अच्छा हाँ, जब कन्या को खरीद कर विवाह करते हैं तो वो असुर विवाह है। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन असुर विवाह राक्षस विवाह। असुर विवाह में कन्या को खरीद कर उससे शादी कर लेते थे और राक्षस विवाह में युद्ध के बाद जीत कर लाते थे तो उसको शादी कर लेते थे, अपने साथ रख लेते थे, वो राक्षस विवाह में आता है। ये डिफरेंस है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक रूप माने गए हैं? हिंदू धर्म में कितने माने गए हैं? 16, 12, 8 या 5? तो आपके हिंदू धर्म में विवाह के कितने परंपरात्मक रूप माने गए हैं? तो विवाह के आपके हो जाएंगे 8। और वैसे हिंदुओं में जो आपके संस्कार होते हैं टोटल वो होते हैं 16। ठीक है ना, हिंदू धर्म में आपके व्यक्ति के गर्भ से लेकर के डेथ तक कुल 16 संस्कार होते हैं। लेकिन जो आपके विवाह के अगर परंपरात्मक रूप माने जाएं, स्वरूप की बात करते हैं, तो वहां आपके हो जाते हैं 8। और वो कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, तो ये 8 आपके हो गए टाइप्स ऑफ मैरिजेस, विवाह के जो स्वरूप माने गए हैं, स्वरूप। ठीक है, उसका रूप जो बोल सकते हैं मैरिज का, नॉट टाइप्स ऑफ मैरिज। चलिए फिर इसके बारे में पढ़ाऊंगी मैं, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा है इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं आपको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? अब बहुत सारे राइटर्स होते हैं और अपने अपने व्यूज देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो आपने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि किसी ने उसको किसी तरीके से डिस्क्राइब किया है, किसी ने उसको किसी तरीके से डेफिनेट किया है। तो मैरिज टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो किस विद्वान ने कहा है एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? मतलब एक विवाह, ज्यादा विवाह नहीं, एक विवाह। वो कौन है? वेस्टरमार्क है, बोगार्ट्स हैं, मैकाइवर है, मर्टन है। तो जो मैकाइवर थे उन्होंने एक विवाह को विवाह का आदि स्वरूप माना है। उन्होंने ये बात कही है कि एक विवाह मतलब एक पुरुष का केवल एक ही स्त्री के साथ विवाह। पहले क्या होता था कि एक पुरुष का कई सारी स्त्रियों के साथ विवाह होता था। भाई एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, या आपने पढ़ा एक लड़की का भी कई सारे हस्बैंड होते थे। तो वो चीज उन्होंने गलत बताई है और उन्होंने बोला एक पुरुष का केवल एक स्त्री के साथ विवाह, एक विवाह को ही विवाह का अच्छा स्वरूप उन्होंने माना है और डिफाइन किया है। ठीक है, तो वो मैकाइवर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्न से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सन 1929 में, और ये क्वेश्चन भी आपके पूछा हुआ है। तो राजा राम मोहन रॉय है, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, हर विलास शारदा है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपके 1929 में महान समाज सुधारक यहाँ पर हर विलास शारदा जी हैं, जिनके प्रयत्न से सबसे पहले बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। उसके बाद ही जो है एक एज लड़कों की और लड़कियों की निर्धारित की गई थी कि लड़कों की 21 ईयर होगी और लड़कों की आपके लड़कों की 21, लड़कियों की 18 ईयर्स होगी। ठीक है, 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोध अधिनियम पास कर दिया गया, जो कि पहले शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध था। क्लियर हो गया? इसलिए हर विलास शारदा जी हैं।
और ये अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को हमारे देश में लागू हुआ था। तो इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है, उसे क्या कहते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। अब ये हिंदी में आपसे पूछ रहा है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह, या इनमें से कोई नहीं, तो वो हो जाएगा आपके अंतर विवाह। ठीक है, जब अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करते हैं तो अंतर विवाह हो गया। और आपके बहिर्विवाह या अंतर जातीय विवाह, जब प्रत्येक जाति एक दूसरे से विवाह कर सकती है, कोई भी जाति का व्यक्ति किसी से भी विवाह कर सकता है, तो वो है आपके अंतर जातीय विवाह, जिसमें आप अनुलोम और प्रतिलोम विवाह पढ़ते हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। लड़के की आयु 18 वर्ष, संशोधित मतलब अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट की बात आ रही है यहाँ पर। तो अमेंडमेंट कब किया गया है? 1978 में किया गया है। क्या अमेंडमेंट था कि लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़के की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी। या बाल संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे या सभी? तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये विशेषता इंक्लूड की गई थी जब इसको अमेंड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी जीआईसी में आया हुआ है। दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ? तो अभी तक आपको लगता है याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह क्या है? एक सार्वभौमिक संगठन है, एक सार्वभौमिक संस्था है, एक सार्वभौमिक समाज है, या एक सार्वभौमिक समुदाय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही नॉर्मल लगता है लेकिन पूछा जाता है। क्या है मैरिज? एक संगठन है, एक संस्था है, एक समाज है, एक समुदाय है सार्वभौमिक। तो आपके जो विवाह है वो संपूर्ण समाज की एक आधारशिला है और यह एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, विवाह आपकी क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है, मतलब यूनिवर्सल संस्था है आपकी एक। क्लियर हो गया? और इम्पॉर्टेंट है, इससे ही आपके परिवार की, समाज की प्राथमिक मौलिक इकाई है। इसी से आपकी फैमिली आगे बढ़ती है। सोसाइटी द्वारा बनाई हुई एक सार्वभौमिक संस्था है। चलिए स्टूडेंट, आई होप सो। अभी है लास्ट क्वेश्चन और बचा है। लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है। क्या हो जाएगा इसमें आंसर आपके? 24, 18, 21, 23, तो 21 ईयर। आई थिंक ये आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, लास्ट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस टॉपिक के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आप पढ़ते चलिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज जरूर करते चलिए। डेली अपना रूटीन बनाइए, डेली अपने नोट्स बनाइए, पढ़ते चलिए स्टूडेंट्स। और थैंक यू सो मच। और सब अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे होम। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए।